स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी हुई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। तो भाई कल तुमने आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक सारा पढ़ लिया था, है ना। इक्वालिटी राइट्स हो गए थे हमारे। अब हमें करने हैं सर कौन से राइट्स? इक्वालिटी राइट्स के बाद कौन सा राइट्स है? आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22। ये है राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी राइट्स हमारे, है ना, फंडामेंटल राइट्स में से एक है। अब सुन लो, आर्टिकल नंबर 19 पे आता है। व्हाट आर्टिकल नंबर 19 सेज? आर्टिकल नंबर 19 सेज, आर्टिकल नंबर 19 सभी सिटीजन्स को मिलता है, सिटीजन राइट है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 6 गारंटेड राइट्स देता है, गारंटेड राइट्स देता है सभी सिटीजन्स को। इन 6 राइट्स को ABCD करके हमने देखा है, ठीक है। इट गारंटीज 6 राइट टू द सिटीजन्स। अब कौन कौन से राइट्स है तुम्हारे पास? जो होगा देखा जाएगा। पहला राइट है इसका 19A, 19 का फर्स्ट ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि आप जो भी कहना चाहते हो आप कह सकते हो, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो, जो भी आपके मन में है वो बातें कह सकते हो। ऐसा नहीं कि उसको उल्टा सीधा कह सकते हो, जो भी चीज़ें मोरली और एथिकली करेक्ट है और आपको लगता है कि आप मतलब आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, आपको आपकी बात बताने के लिए कोई भी रोकेगा नहीं, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये राइट दिया किसने? आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। फिर उसके बाद इसका 19 के पार्ट 1 में बी है, एक और है, क्या है तुम्हारे पास? राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि हथियारों के बिना आप आराम से कोई पीसफुल असेंबली कर सकते हो। जैसे आपको कोई मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट विदाउट आर्म्स होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम हथियार लेके चल रहे हो उसमें कि तलवार उठा ली अब करेंगे मीटिंग, वो वाली मीटिंग नहीं करनी। 19 के फर्स्ट का सी। अब अगर तुमने बोलने का अधिकार दिया, बोलने के लिए तुमने कुछ लोग बुला लिए, उनका तुम बोल रहे हो, है ना, बात कर रहे हो, अब तुम एसोसिएशन भी बना सकते हो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन बना सकते हो और कोऑपरेटिव बना सकते हो। और आपके पास एक और चीज है, यूनियन बना सकते हो, ठीक है। आपको एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कोऑपरेटिव्स बना सकते हो, कोई यूनियन भी बना सकते हो। पहली बात, आपको बोलने का अधिकार दिया गया। दूसरी बात, आप लोगों के सामने लोगों के साथ बोल सकते हो, है ना, असेंबल करा सकते हो पीसफुली, लेकिन विदाउट आर्म्स। उसके बाद जब लोग इकट्ठे होंगे तो अपने एक यूनियन या कोऑपरेटिव बनाएंगे। तो 19 के फर्स्ट का सी कहता है राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, कोऑपरेटिव और यूनियन, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई परेशानी? अब तुमने यूनियन बना ली, सब कुछ बना, तुम घूमोगे ना पूरे देश में कहीं ना कहीं, ऐसे याद रखना थोड़ा सा। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। अब भारत देश में कहीं भी आप घूम सकते हो, जा सकते हो, जहां भी आपका मन करे, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी रह सकते हो। भाई मध्य प्रदेश के आदमी यूपी में आए और यूपी में आके मकान ले, तो यूपी गवर्नमेंट मना थोड़ा ना कर देगी, यहाँ पे गवर्नमेंट मना थोड़ा कर देगी। वो राइट्स हैं हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। तो कौन सा राइट है? आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट का डी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। कोई दिक्कत? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। अब आप यहाँ पे घूम सकते हो कहीं भी, अब आप रह भी सकते हो। 19 के फर्स्ट का ई कहता है राइट टू रिसाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो। और सेटल, जैसे केरला का कोई व्यक्ति अगर चाहे उसे मेरिट पसंद है तो वो मेरिट में आगे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट के ई में लिखा है ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक 19 के फर्स्ट का एफ भी हुआ करता था पहले, प्रॉपर्टी राइट था। वो राइट क्या था? वो राइट ये था, राइट टू एक्वायर एंड होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट टू एक्वायर एंड होल्ड, ये भी फंडामेंटल राइट में था कि प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो और उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब पूरी तरीके से, है ना। और साथ ही साथ अगर ये कोई वॉयलेट करता है आपका तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इसको भी हटा दिया गया। जैसे आर्टिकल नंबर 31 को हटाया गया था ना, उसी का ये पार्ट था, तो उसको भी हटा दिया गया था, तो हम इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद बात करते हैं 19 के लास्ट का फर्स्ट के एफ जी। 19 के लास्ट में जी कहता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस का कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, कोई भी काम चाहे कर सकते हो, बशर्ते वो काम, और कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, बस वो एथिकल और लीगल होना चाहिए, है ना। तो तुम्हारे पास 19 में काफ़ी सारे राइट्स हैं, है ना। 19 में तुम्हारे पास कौन कौन से गारंटीड राइट्स हैं? एक तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल, है ना। आप बोल सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन वो चीज़ सही होनी चाहिए। आप पीसफुल असेंबली कर सकते हो लोगों की, आप यूनियंस बना सकते हो, आप पूरी कंट्री में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो और कहीं भी फ्रीली सेटल भी हो सकते हो, और साथ ही साथ कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपाई कर सकते हो, ठीक है। ये है पूरा तुम्हारा आर्टिकल नंबर 19। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता दो भी। सही आ रही है? बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। ध्यान रखना, आपके पास आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 ये दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो ड्यूरिंग इमरजेंसी भी कैंसिल नहीं होते, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे भी इन राइट्स को हटाया नहीं जाता। मैंने बताया था ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी या ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कुछ भी कह लो, वो आपके कर्ब कर लिए जाते हैं, है ना। जैसे मान लो इंडो पाक वॉर हो रही है और जर्नलिस्ट गए कश्मीर और वो वहाँ का हाल बता रहे हैं कि अब इंडियन आर्मी ऐसे करने वाली है, तो ये तो गलत है ना कहीं। तो वहाँ पर उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 को कर्ब करना पड़ता है, वो मजबूरी है। लेकिन दो राइट ऐसे हैं जो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में कर्ब नहीं किए जा सकते, कम नहीं किए जा सकते या बदले नहीं जा सकते, जैसे आर्टिकल नंबर 20। व्हाट आर्टिकल नंबर 20 सेज? ये एक्स्ट्रा कन्विक्शन से बचाता है कहीं ना कहीं। द आर्टिकल इज अ प्रोटेक्शन ऑफ द सस्पेक्ट फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जैसे कोई भी सस्पेक्ट है, उसने कोई ऑफेंस करे हैं, उसके ऑफेंसेस की, उसके गुनाहों की जो प्रॉब्लम अगर उसको कोई हो सकती है तो उससे बचाता है। कैसे? इसमें 3 आपको गारंटेड राइट्स मिलते हैं। पहला, आर्टिकल नंबर 20 में पहला तुम्हारे पास है क्या नाम, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को सजा हुई, conviction of any offences except for the violation of law, the time of the commission or the act, मतलब इस एक्ट में लिखा बेसिकली ये गया है, मान लो कोई क्रिमिनल है, किसने कोई क्राइम किया है, कोई क्रिमिनल है, उसने 2004 में वो क्राइम करा, ठीक है, और उसको सजा हुई 5 साल की। उस टाइम के लॉज के हिसाब से उसको 5 साल की सजा हुई, ठीक है। अब बात करते हैं 2008 में, उसकी सजा का एक ही साल बच रहा है अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर जुडिशरी ने कहा ये सजा 5 साल से 10 साल हो गई, 10 ईयर्स। अब इसकी तो एक ही साल की सजा बाकी थी, लेकिन अब उसको 6 साल की और करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। जिस डेट में उस व्यक्ति को सजा दी गई है, उस डेट में जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। बाद में अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज भी आता है तो भी वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत?
इसको बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो। अगला है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके किसी भी क्राइम की सजा 2 बार नहीं दे सकते। 2 से ज़्यादा बार सेम क्राइम के हिसाब में नहीं दे सकते। जैसे किसी ने कोई क्राइम किया, उसको 5 साल की जेल हो गई, फिर तुमने उसको जेल से बाहर निकाला 5 साल और ऐसे बढ़ा दिए, ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति एक क्राइम की सजा 2 बार नहीं दी जा सकती। नो डबल जियोपार्डी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, अब तुम्हें समझ में आया कि ये राइट क्यों नहीं सस्पेंड करा था इमरजेंसी के दौरान भी, वरना ये तो एक गलत हो जाता ना बहुत ज़्यादा। दूसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप किसी को खुद ही नहीं कह सकते कि भैया तुम अपने खिलाफ ही गवाही दो, या फिर अपने गुनाह खुद ही मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को आप ऐसे कह नहीं सकते कि तुमने क्राइम करा, हाँ बिल्कुल मान जाओ, जब तक वो खुद नेचुरली ना मान जाए। आपको प्रूव करना पड़ेगा ये चीज़। आप किसी व्यक्ति से डायरेक्ट नहीं कर सकते ये, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि तुमने एक क्राइम करा है। और फिर नो पर्सन एक्यूज्ड और एनी ऑफेंस शैल कंपाइल्ड टू बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसको आप अनविलिंगली उसी के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते कि अपने खिलाफ गवाही दो कि तुमने ऐसे ऐसे करा था। जैसे कई बार होता है ना, जबरदस्ती गवाही दिलवा देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की। आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू लाइफ एंड लिविंग विथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये राइट ये कहता है कि नो पर्सन shall be derived from life and its personal liberty except the procedures established by law. This right say declare that person shall not be deprived from life and its personal liberty except according to the procedures established by law for both citizens and non-citizens. ये right citizens के लिए भी है, non-citizens के लिए भी है। ये कहता है किसी भी कंडीशन में आप किसी व्यक्ति की लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते। पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते एक्सेप्ट अगर लॉ में ही ऐसा कुछ प्रोसीजर है तो। अगर ऐसा लॉ कहती है तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कोई क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम करा, अब उसकी भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। अब वो भी तो सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है कि मेरा तो आर्टिकल नंबर 21 वायलेट कर रहा। अगर उसे फांसी की सज़ा दे दे सुप्रीम कोर्ट, कोई क्रिमिनल है उसको अगर फांसी की सज़ा हो जाए, है ना, तो उसकी तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ तो जा रहा है ना, तो वो भी कह सकता है, क्या कह सकता है कि भैया मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लॉ जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश करेगी उसके अकॉर्डिंग। अब राइट टू लाइफ का स्कोप काफ़ी बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा है लिविंग विद डिग्निटी। तो लिविंग विद डिग्निटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। राइट टू हेल्थ भी फिर इसी का पार्ट हो गया, क्योंकि एक अच्छे स्वाभिमान के साथ जीना, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती है ना, इज्जत के साथ जीना। तो राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, है ना। और तुम्हारे पास राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू हियरिंग, राइट ऑफ विमेन्स, राइट ऑफ प्रिजनर्स, राइट ऑफ फ्री ट्रायल्स, राइट ऑफ फेयर ट्रायल्स, बहुत सारे राइट्स आते हैं। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, ये भी एक क्या है आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, भाई वो उनकी पर्सनल लिबर्टी है ना, वो जहाँ चाहे जाना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। राइट टू फ्री एजुकेशन, क्योंकि किसी भी बच्चे की लाइफ कब अच्छी होगी, जब उसकी एजुकेशन अच्छी है ना। इसीलिए आर्टिकल 21 में एक एडिशन करा गया 21A। ये था फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस ऑफ एज 4 to कितना था, हाँ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को
फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। ये किस में आता है? आर्टिकल नंबर 21 का ही पार्ट है। तो आर्टिकल नंबर 21 में एक एडिशन किया गया था। ठीक है, हुआ क्या था 1993 में उन्नी कृष्णन केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 1993 में कि बच्चों को फ्री और एलिमेंट्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चों को तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हम एक कमेटी बैठी, कृष्णमूर्ति कमेटी, शायद नाम नहीं ध्यान मुझे। उस कमेटी के बाद 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल नंबर 21A को डाला गया। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 21A एक फंडामेंटल राइट बन गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी इन फॉर एलिमेंट्री स्कूल्स। और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का। बाद में 2009 पे इस पर पूरा एक्ट ही बन गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स में डाला गया। इससे पहले ये डीपीएसपी का भी पार्ट था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है हमारे, जो अगले पार्ट में पढ़ोगे तुम, उनका भी पार्ट था ये आर्टिकल। ठीक है जी, 21 हो गया, 21 का ए हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की। What Article 22 says? Protection against arrest and detention. Article number 22. That is protection against arrest and detention. तो आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो या उसे डिटेन कर रहे हो, यानी कि उसको कैद कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से राइट्स हैं उसके पास उस टाइम पे भी। तो यहाँ पे 2 तरह के डिटेंशन होते हैं। एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब उसने कोई क्राइम करा, उसके बेस पर आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है जी, इसमें राइट होता है कि आपको ग्राउंड्स बताए जाएंगे, ठीक, ऑन व्हाट बेसिस आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। ठीक है, विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले आया जाता है। लेकिन इसमें ट्रैवलिंग का टाइम काउंट नहीं करते, क्योंकि ट्रैवलिंग में तो टाइम लग सकता है ना, फिर तो 24 आवर एक्सीड हो जाएगा, तो ट्रैवलिंग टाइम को काउंट नहीं करते। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, उसको उसके ग्राउंड्स बता के मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और किसी भी और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन, शक के आधार पर, सस्पिशन, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन यानी कि शक के आधार पर किसी को आपने अरेस्ट कर लिया। अगर आप शक के आधार पर किसी को अरेस्ट करते हो तो भी आप उसको उसके ग्राउंड्स बताओगे, है ना। ठीक है, तो 2 तरह के यहाँ पे डिटेंशन है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम आप 3 महीने के लिए क्या कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24 की। पहले बात करते हैं 23 की। ये 23 और 24 राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी फॉर्म में एक्सप्लॉइट नहीं करा जाना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23, इट प्रोहिबिट ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। इट प्रोहिबिट HIBIT ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड बॉन्डेड लेबर या फोर्स्ड लेबर। कि आप किसी भी व्यक्ति को ट्रैफिक नहीं कर सकते। ट्रैफिक मतलब उसकी तस्करी नहीं कर सकते, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेना और बेचना नहीं कर सकते, और साथ ही साथ फोर्सफुली किसी से कोई लेबर नहीं करा सकते। ये लिखा है किसमें, आर्टिकल नंबर 23 में। ठीक है,
अच्छा, साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह का फोर्स लेबर नहीं करा सकते आप, फोर्सफुली कोई भी काम किसी व्यक्ति से नहीं करा सकते, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 24। व्हाट आर्टिकल नंबर 24 सेज? आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि जो भी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब जो भी बिलो द एज ऑफ 14, बिलो एज ऑफ 14, 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, उन्हें किसी भी हैजर्डियस प्लेस पे या हैजर्डियस एक्टिविटी नहीं कराई जा सकती। जैसे उनको मिल्स में वर्क नहीं करा सकते, मिल्स, या फिर दिवाली के टाइम में ना फायर क्रैकर्स वगैरह, बच्चे मर गए इतना मजदूरी कर रहे थे तो वो नहीं करा जा सकते, फायरवर्क्स या कोई भी ऐसा काम जो हैजर्डियस हो, कोई भी एनी हैजर्डियस एक्टिविटी नहीं करा सकते बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है। इवन अगर वो 14 से ऊपर भी हैं, 18 से पहले भी हैं, तो भी उनसे कोई हार्मफुल एक्टिविटी नहीं कर सकते, इनोसेंट एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, यानी कि वो अपना फैमिली बिजनेस वगैरह कर सकते हैं अगर वो 14 से ऊपर के भी हैं, और अगर वो 18 साल के एडेट हैं तो कुछ भी करें, महंगा काम है ना। तो बिलो द एज ऑफ 14 है, क्योंकि इससे उनकी ग्रोथ हैम्पर होती है, उनकी लाइफ को रिस्क है, तो डायरेक्ट आर्टिकल नंबर 21 पे चला गया ना बात वापस। दैट इज वाई किसी भी व्यक्ति को बिलो द एज, किसी बच्चे को बिलो द एज ऑफ 14 कोई भी हैजर्डियस एक्टिविटी नहीं करा सकते। इसके लिए कानून भी बना तुम्हारा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। यहाँ आके आपके आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 खत्म होता है।